सोचिए, आजादी के ठीक बाद का भारत कैसा रहा होगा। चारों तरफ एक उथल पुथल थी, लेकिन यही वो वक्त था जब देश की नींव रखी जा रही थी। सैकड़ों रियासतें थीं और सबको एक साथ लाना था। हर बातचीत, हर छोटा बड़ा समझौता मानो देश का भविष्य लिख रहा था। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक बहुत ही हाई स्टेक्स सौदेबाजी की कहानी। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है राजस्थान के बनने की कहानी के दिल में। ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। तो कहानी का पहला पड़ाव ये शक्तिशाली मेवाड़ राज्य और उसकी वो शर्तें थीं जिन पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। अब जरा सीन को समझिए। साल था 1948। संयुक्त राजस्थान राज्य बस बनने ही वाला था, सब कुछ तैयार। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। इसका सबसे जरूरी सदस्य मेवाड़ आखिरी मौके पर मुकर गया। जी हाँ, उन्होंने शामिल होने से ही मना कर दिया। तो आखिर ये टकराव था किस बात पर? मामला आकर अटक गया था पैसों पर। देखिए, मेवाड़ के महाराणा की मांग थी सालाना 20 लाख रुपए का प्रिवी पर्स, और दिल्ली सरकार का ऑफर सिर्फ 10 लाख। यानी मांग और प्रस्ताव में सीधा सीधा दोगुने का फर्क। और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। महाराणा की मांगों की लिस्ट और भी लंबी थी। एक तो उन्हें चाहिए था 5 लाख सालाना निजी खर्चों के लिए, फिर 5 लाख और चाहिए थे धार्मिक कामों के लिए, और सबसे बड़ी शर्त कि उन्हें जीवन भर के लिए राज प्रमुख यानी राज्य का मुखिया बनाया जाए। लेकिन ये पद भी तभी लेंगे जब उनकी सारी पैसों वाली मांगें पूरी हों। साथ ही उन्होंने मेवाड़ के शासन की एक न्यायिक जांच की भी मांग रख दी। तो साफ है, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये सत्ता, सम्मान और मेवाड़ की पहचान की लड़ाई थी। अब सवाल ये उठता है कि मेवाड़ की इन कड़ी शर्तों के जवाब में दिल्ली क्या कर रही थी। अब कहानी का फोकस दिल्ली पर शिफ्ट होता है, जहां पर्दे के पीछे असली दिमागी खेल चल रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बताती है कि टेंशन कितनी ज्यादा थी। देखिए, 25 मार्च को कोटा में उद्घाटन होना था, लेकिन मेवाड़ के इस रुख के बाद उसे टालना पड़ा। वीपी मेनन ने खुद सलाह दी कि अभी रुको। फिर 5 अप्रैल को मेवाड़ के महाराणा ने अपनी मांगों का ऑफिशियल लेटर भेजा। अब नई तारीख रखी गई 18 अप्रैल। मतलब इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए 2 हफ्ते से भी कम का वक्त था। रेस लगी हुई थी समय के खिलाफ। और देखिए, इस संकट को जनता से कैसे छुपाया गया। दुनिया को बताया गया कि उद्घाटन इसलिए टाला गया क्योंकि चीफ गेस्ट की तबीयत खराब है, जबकि असली वजह तो ये थी कि पर्दे के पीछे भारत के एकीकरण का एक पूरा चैप्टर दांव पर लगा हुआ था। इससे पता चलता है कि मामला कितना ज्यादा नाजुक था। तो जब बातचीत हर तरफ से नाकाम होती दिख रही थी, तब कहानी में आया असली टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये मामला देश के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका था। तो हुआ ये कि मेवाड़ के महाराणा ने स्टेट्स डिपार्टमेंट यानी रियासती विभाग को बाईपास किया और सीधा एक चिट्ठी लिख दी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। मतलब उन्होंने अपना केस सीधे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी के सामने रख दिया। और बस यहीं से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। और नेहरू का जवाब यही था, वो फैसलाकुन पल। उन्होंने महाराणा को एक बहुत ही सख्त लेकिन डिप्लोमेटिक सलाह दी। उन्होंने साफ कहा, आप राज प्रमुख का पद स्वीकार कीजिए और मंत्रालय को लेकर सरदार पटेल और स्टेट्स डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। ये एक सलाह कम और एक निर्देश ज्यादा था। और बस इसी एक चिट्ठी ने इस पूरे डेडलॉक को तोड़ कर रख दिया। प्रधानमंत्री के इस सीधे हस्तक्षेप के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। आखिरकार एक नई राज्य के बनने का रास्ता खुल गया। तो आखिर में समझौता हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, महाराणा ने शर्तें मान ली और जीवन भर के लिए राज प्रमुख का पद भी स्वीकार कर लिया। दूसरा, माणिक्यलाल वर्मा की लीडरशिप में एक नया मंत्रिमंडल बना। और तीसरा, संयुक्त राजस्थान राज्य का बाकायदा उद्घाटन हो गया। संकट खत्म। और तारीख थी 18 अप्रैल 1948। इस समझौते पर मोहर लगाने और इसे एक राष्ट्रीय पहचान लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नेहरू उदयपुर पहुंचे। उनका वहां होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि ये सिर्फ एक रियासत का विलय नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के बनने का जश्न है। और ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये सब कुछ इन जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है।
यही वो कागजात हैं जो हमें उस दौर की मुश्किल बातचीत और बड़े फैसलों की एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं, और इसी से ये पूरी कहानी और भी पुख्ता हो जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? क्या मजबूत इरादों वाली बातचीत से, या फिर सही मौके पर किए गए समझौतों से, या फिर ये सब कुछ नेताओं की उस दूर की सोच पर निर्भर करता है जो बड़े लक्ष्य के लिए छोटे-मोटे झगड़ों को पीछे छोड़ देते हैं? वाकई सोचने वाली बात है।